सो फर्स्ट आर्टिकल था एनर्जी अकाउंटिंग के ऊपर, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें डिस्कॉम्स को ये बोला गया है कि आप लोग मैंडेटरीली एनर्जी अकाउंटिंग करें, ठीक है। तो जैसे हम बिजनेसेस में अकाउंटिंग करते हैं उसी सेंस में डिस्कॉम्स जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं उसके अंदर हम एनर्जी की अकाउंटिंग करें कि वो कितना एनर्जी जैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, कितना उनके लॉसेस हो रहे हैं, तो वो सब एक पब्लिक डोमेन में आए, ठीक है, जिससे पता लगे कि हाँ कि कितना वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और उसको कहीं कोई मैल प्रैक्टिस तो नहीं हो रही, ठीक है। सो उस रिगार्डिंग ये डिसीजन था। सो ये जो रेगुलेशंस थी दिस वर इशूड अंडर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। सो ये पता है हम लोगों को, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है एंड ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बिकॉज दिस वाज फॉर्म्ड अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ठीक है। सो इसके अंदर क्या रेगुलेशंस थे, तो इसमें बोला गया क्वार्टरली एनर्जी अकाउंटिंग करें आप। जैसे कंपनीज अपना क्वार्टरली रिपोर्ट, जैसे सेबी के ऊपर जितनी भी कंपनी या स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको क्वार्टरली अपना ब्यौरा देना पड़ता है कि हमने इस क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस रहा है, कितना प्रॉफिट रहा है, ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं वो अवेयर रहें कि कंपनी एक्चुअली में कर क्या रही है। सो उसी सेंस में एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट एसेट है और उस सेंस में लोग जो अल्टीमेट स्टेक होल्डर हैं एनर्जी के, जो कि जनरल पब्लिक हम जैसे लोग हैं, तो उनको पता रहना चाहिए कि डिस्काउंट कर क्या रही है, ठीक है, कहीं उनसे कोई अनफेयर तरीके से चार्ज तो नहीं ले रही है। सो क्वार्टरली देना पड़ेगा, जो कि कंडक्ट कराया जाएगा बाय सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर विद इन 60 डेज, ठीक है। तो क्वार्टरली होना चाहिए। एनुअल ऑडिट कराना पड़ेगा एक इंडिपेंडेंट एक्रेडिटेड एनर्जी ऑडिटर से, ठीक है। एंड ये जो दोनों रिपोर्ट है क्वार्टरली और एनुअल, ये दोनों रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में लानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट स्टेक होल्डर हम जैसी जनरल पब्लिक ही है। सो यही था। सो एनर्जी अकाउंटिंग के बारे में बता रखा है कि कितना एनर्जी आ रहा है, कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है, कितने लॉसेस थे, तो उनसे रिलेटेड जितना भी डाटा होता है उसका ब्यौरा देना होता है एनर्जी अकाउंटिंग में, ठीक है। सो इतना ही था, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। सो रिलेटेड न्यूज देख लो। मिनिस्ट्री ऑफ पावर नोटिफाइज रूल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर एंड प्रमोशन ऑफ क्लीन एनर्जी, ठीक है। सो हमें पता है कि जो क्लीन एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, वो उतना ल्यूक्रेटिव नहीं है बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन, कि कहीं पे वो ज्यादा महंगा मिल रहा है, कहीं पे वो प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रहा, 24/7 सप्लाई नहीं मिलता। जैसे सोलर की बात करें तो 24/7 सप्लाई नहीं है उसका। सो बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से जो डिस्कॉम्स थे वो पावर खरीदने में हिचकिचाते थे फ्रॉम सच रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर्स या जनरेटर्स। तो उनको ईज आउट करने के लिए और पूरे ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को इकोनॉमिकली वायबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स नोटिफाई किए हैं। तो पहला, कंपनसेशन शैल बी पेएबल बाय द प्रोक्योरर इन द इवेंट ऑफ कर्टेलमेंट ऑफ सप्लाई। लेट्स से मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, मैं सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, मेरे से एक डिस्कॉम कंपनी है, लेट्स से दिल्ली के अंदर टाटा पावर एक डिस्कॉम कंपनी है, ठीक है। तो मैं प्रोड्यूसर हूँ सोलर पावर का एंड मेरे से टाटा पावर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपसे बिजली खरीदूंगा, ठीक है। तो लेट्स से टाटा पावर मेरे से डेली बिजली खरीद रहा है और एक दिन अचानक टाटा पावर बोलता है कि अब मेरे को डिमांड है नहीं इतनी बिजली की, मैं आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। सो इस सेंस में टाटा कंपनी अब तक कुछ लायबल नहीं थी, सिंपल डिमांड सप्लाई वाला स्कीम चल रहा था। बट यहाँ पे अब इन्होंने बोल दिया कि अगर आप ऐसा कुछ वो करते हो कि प्रोक्योरर से अगर आप कंटेनमेंट कर देते हो उसमें एनर्जी सप्लाई का, तो अब आपको यानी टाटा पावर को मेरे को पैसा देना पड़ेगा कंपनसेशन के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि मैं इतना इंस्टॉल कैपेसिटी बनाया है तो अब उसको इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा, ठीक है। तो उस सेंस में प्रोक्योरर जो जिससे एनर्जी परचेज किया जा रहा था उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट मस्ट रन स्टेटस मींस दैट द कंसर्न पावर प्लांट हैज टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू ग्रिड अंडर ऑल कंडीशन, ठीक है। और एक और इसके अंदर कंडीशन थी कि मस्ट रन स्टेटस होना चाहिए जितने भी पावर प्लांट है उनका, तो रेगुलरली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने चाहिए, ठीक है, ग्रिड वगैरह को। नेक्स्ट, आरई जनरेटर इज अलाउड टू सेल पावर इन द पावर एक्सचेंज एंड रिकवर कॉस्ट सुटेबली, ठीक है। सो पावर एक्सचेंजेस जो हमने पढ़ा था ना इससे पहला वाला आर्टिकल, ग्रीन डे अहेड मार्केट, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है, और आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज
के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी अब वो सेल कर सकते हैं लाइक कमोडिटीज ऑन शेयर मार्केट्स। तो उस तरीके से वो सेल कर पाएंगे और साथ ही साथ जो सुटेबल कॉस्ट है उनकी वो रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था एनर्जी अकाउंटिंग के बारे में। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या इसके अंदर? तो एक स्कीम था उदय, कोई बता सकता है वो क्या था? उदय स्कीम। हाँ, ये डिस्कॉम कंपनीज के लिए था। वही याद नहीं आ रहा। डिस्कॉम कंपनीज का था कि वो लोग उनको जो सोलर पंप्स लगाए हुए हैं डोमेस्टिक, ये से वो जेनरेटेड वो डिस्कॉम को बेच सकते हैं आई थिंक, उसके थ्रू। अरे नहीं नहीं, वो नहीं है, वो तो कुसुम स्कीम है जो आप बता रहे हो। किसी को पता है उदय स्कीम? बॉन्ड थे ना ये, उदय बॉन्ड्स डिस्कॉम के लिए। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, उदय स्कीम का? टू स्ट्रेंथन डिस्कॉम का फाइनेंशियल कंडीशन। हाँ इलेक्ट्रिसिटी। ओके। हाँ, तो जैसा प्रसाद सर ने बताया कि क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है हमारे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल बर्डन्स। ठीक है, तो उन चीजों को ईज आउट करने के लिए, उन पे जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए, और वो फाइनेंशियली वर्केबल रहे, तो उस सेंस में उदय स्कीम आया था। ठीक है, तो अभी आई गेस शायद बात हो रहा था उदय 2.0 लाने की जरूरत है, तो उस सेंस में थोड़ा उदय स्कीम देख लेना। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी, क्योंकि इनके ऊपर बहुत भयंकर ड्यूज थे, मतलब बहुत ज्यादा पैसा इन्होंने ले रखा था और उधारी हो रखी थी और चुका नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। ठीक है, तो उस चीज को ईज आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बोला था कि आप जो है जो भी लोन है उसको बॉन्ड्स के फॉर्म में कर दो, और पैसा जो है फिर उनको सप्लाई कर दो। ठीक है, डिस्कॉम्स को, जिससे कि आपके पास वो बॉन्ड रहेंगे एंड धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम उनके पास पैसा आता जाएगा वो उन बॉन्ड्स को रिडीम करते जाएंगे या चुकाते जाएंगे। ठीक है, तो उस सेंस में उदय स्कीम था, तो ये याद रखना। ऑलराइट, नेक्स्ट आर्टिकल कोई रीड करेगा? अल्टरनेटिव फ्यूल एंड रिसोर्सेज। हाँ, तो मेथनॉल इकोनॉमी के बारे में है। तो अभी इंडिया ने अपना पहला इंडिजिनसली वो डिजाइन हाई एश कोल गैसिफिकेशन के थ्रू मेथनॉल प्रोडक्शन का प्लांट ये किया है। ठीक है, तो ये हैदराबाद भेल का जो हैदराबाद वो है उसमें उसने किया है। तो मेथनॉल कोल से हमें प्रोड्यूस करना है। तो जैसे कि हमें पता है कि मेथनॉल को पहले कोल को सिन गैस में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका कैटालिटिक कन्वर्जन करते हैं और सिन गैस से फिर उसे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के थ्रू फिर वो मेथनॉल में कन्वर्ट करते हैं। तो कोई बता सकता है ये सिन गैस में क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से गैस इसके कंपोनेंट्स होते हैं? कार्बन तो मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जैसे प्रसाद ने बोला। ठीक है, तो यही कि हमें अपना वो मेथनॉल ब्लेंड करना है इसके साथ, पेट्रोल और डीजल के साथ, गैसोलीन के साथ। तो अपना टारगेट है, जैसे एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम है अपना, उसके अकॉर्डिंग के टारगेट कोई बता दो कितना टारगेट है? 20% रिप्लेस करना है शायद मिथेनॉल से। हाँ, ईयर इथेनॉल से, मिथेनॉल से करना है, इथेनॉल से करना है? नहीं, इथेनॉल मिथेनॉल से। इथेनॉल से करना है। इथेनॉल से करना है, इथेनॉल। हाँ, तो अच्छा, इथेनॉल से करना है 20%। बाई 2025 कर दिया है आई थिंक अभी। हाँ पहले 2030 था, अभी 2025 कर दिया। हाँ, तो और फिर डीजल से कितना 10% है शायद 2030। डीजल से 5%, 5% है बाई 2030। ओके, ठीक है, तो ये याद रखना, शायद ये एथेनॉल गैसोलीन के साथ एथेनॉल ब्लेंड करना है, ठीक है, मेथनॉल नहीं। तो यहाँ शायद गैस 2 या 3%
ब्लेंड करते हैं ना, मतलब अभी वो तो 20। चेंज होता रहा है। हाँ, वो तो चेंज होता रहेगा क्योंकि 20% अचीव करना है ना, तो वो तो नहीं नहीं, डिफरेंट डिफरेंट है, चेंज होता है। बायोडीजल, बायोडीजल की बात कर रहा हूँ। इथेनॉल तो 10% के अराउंड होता है, बायोडीजल आई गेस 2 या 3% के अराउंड होता है आज पाँच ब्लेंड। परसेंट हाँ, तो वो 5% करना है ना, तो अभी वो टाइम बीइंग है, वो तो अभी ट्रांजिएंट है, वो आगे और भी ज्यादा होगा। अभी अगर एक हाँ दो है हाँ, तो आगे और ज्यादा हो जाएगा। सही है। फंक्शन चेंज हो जाएगा। मेथनॉल यहाँ कह रहा है कि इट बर्न्स एफिशिएंटली इन ऑल इंटरनल कंबशन इंजन्स, ठीक है। और इससे कोई भी पार्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस नहीं होता है, कोई शूट नहीं होता है। और फिर सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड इससे ऑलमोस्ट नहीं के बराबर निकलते हैं। तो ये क्लीन फ्यूल, एक प्रॉमिसिंग क्लीन फ्यूल है। तो इनका कहना है कि 15% मेथनॉल ब्लेंड in petrol will reduce pollution by 33% and diesel replacement by methanol will reduce pollution by more than 80%। तो ये याद रखना कि काफी हेल्प हो जाएगी हमें। हाँ, अ, लेकिन फिर भी हम इसे यूज नहीं करते ना, एथेनॉल को यूज करते हैं इसकी जगह, क्योंकि ये बहुत कोरोसिव होता है नेचर में, मतलब इंजन को खराब कर देता है। तो इसलिए ना ये मेथेनॉल को ज्यादातर जो रेसिंग कार्स होती है ना, जो रेस होती है उसमें यूज करते हैं मेथेनॉल, क्योंकि ये इसकी ऑक्टेन जो रेटिंग है ना वो बहुत ज्यादा है। तो काफी मतलब इंजन फास्ट चलता है लेकिन खराब हो जाता है। इसके लिए हम लोग वो भी कर रहे हैं ना, फ्लेक्स फ्यूल इंजन, मॉडिफाइड वो इंजन लेकर आ रहे हैं। पता नहीं, ये किसी कोई बता दो, मतलब अगर गलत है तो। फ्लेक्स फ्यूल तो वो नहीं है जिसमें, मतलब वो तो इसी के लिए लेके आ रहे हैं ना, ब्लेंडिंग के लिए, इथेनॉल वाले के लिए, इनके मतलब लिए हाँ, माइक भी चला सकते हैं लेकिन ये खराब कर देता है इंजन को बेसिकली। और एक्चुअली वो चीज इथेनॉल के लिए भी ट्रू है, इथेनॉल भी इंजन को खराब कर देता है। इसीलिए फ्लेक्स फ्यूल की बात हो रही है, फ्लेक्स फ्यूल इंजन। तो उसमें ये चीज थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखें कि किसी का माइक ऑन है क्या? ठीक है। सो बेसिकली दोनों ही करोसिव होते हैं, क्योंकि इनके अंदर लेड वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो उस सेंस में करोड जल्दी कर देते हैं, और दो चल जरूर सकते हैं इंजन इनसे, लेकिन करोड करते हैं, उसको खराब करेंगे, ठीक है। सो उस सेंस में फ्लेक्स फ्यूल बनाने की बात हो रही है कि फ्यूल मतलब व्हीकल चल भी जाए और उसकी लाइफ भी ना कम हो। तो इसी के लिए फ्लेक्स फ्यूल हम लाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वेरी कर सकता है, वो 100% बायोडीजल हो सकता है, या फिर वो ब्लेंडेड भी हो सकता है। तो फ्लेक्स फ्यूल में ये कैपेबिलिटी रहती है। लेकिन उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनको अपना पूरा का पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा, तो कैपिटल कॉस्ट उसमें बहुत ज्यादा है। तो बस इतना ही है। ठीक है। तो एक स्टेटमेंट है कि जो भी मेथनॉल एथेनॉल ये हैं, ये सारे एनर्जी कंटेंट इनका लोअर होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। ट्रू फॉल्स? ट्रू है, कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। हाँ, तो ये ट्रू है। और मेथनॉल और जो डाई मिथाइल ईथर होती है, ये चीपर होते हैं पेट्रोल एंड डीजल से, ठीक है। तो इसका वो भी दिया है बाद में, आई थिंक कि कितना प्रोड्यूस करने पे पर लीटर 19 रुपीज करके, मतलब इस तरह का कुछ, वो बाद में होगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। फिर नीचे करना, कुछ छूट नहीं रहा है ना? ये आई गेस मीथेनॉल के बारे में जो चीजें है ना, कि ये क्लियर लिक्विड होता है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए मीथेनॉल की, हाँ इन्फोग्राफिक। हाँ, ठीक है। तो ये इंफोग्राफिक देख लो कि ये क्लियर लिक्विड केमिकल होता है और ये वाटर सॉल्युबल है। कभी कभी ये सिंपल चीजें हम लोग समझ में नहीं आता एग्जाम में, तो ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। और बायोडिग्रेडेबल है। तो इसलिए क्लीन फ्यूल की तरह हम लोग यूज करना चाह रहे हैं।
फिर है इसे वुड अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल या फिर कार्बिनॉल भी कहा जाता है। और इसका लो कार्बन होता है, हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम हाई, हाँ तो ये पता है, हाई ऐश कोल जो होता है उससे प्रोड्यूस होता है। और इसके मल्टीपल सोर्सेस हो सकते हैं। एग्रीकल्चरल रेसिड्यू से भी हम मेथनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर जो थर्मल पावर प्लांट्स है उससे जो कार्बन एमिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है, उससे भी मेथनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, फिर ये वही पॉलीजेनरेशन है, तो बहुत सारे सोर्सेस से हम वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, वही बतला रहा है। फिर मेथनॉल कैन बी प्रोसेस टू मेक डाई मिथाइल ईथर, जो कि एक लिक्विड फ्यूल है और ये डीजल की तरह वो क्लोजली रेजेंबल करता है डीजल से। ठीक है। ठीक है। और उससे मेथनॉल का और भी यूज किया जाता है रेजिन्स, प्लास्टिक, पेंट्स और पॉलिएस्टर, इन ये सारी चीजों में, फार्मास्यूटिकल मटेरियल्स। ठीक है। तो नीति आयोग का है मेथनॉल इकोनॉमी को लेके रोड मैप है जो वो। तो मेथनॉल बाय 2030 हम कह रहे हैं कि 10% ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हाँ, बाय मेथनॉल अलोन। ठीक है। और वही जो 19 रुपीज, इतना 20 मिलियन टन मेथनॉल प्रोड्यूस करने पे 19 रुपीज पर लीटर बाय 2025 हो सकता है। तो काफी चीपर फ्यूल होगा ये। बाकी टैक्सेस वैक्सेस तो वो आ ही जाएंगे, लेकिन कंपैरेटिवली। फिर हाँ, मेथनॉल इकोनॉमी रिसर्च प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है। तो ये तो पता ही है कि कोल से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर प्लांट्स के, उससे भी, स्टील प्लांट से भी हो सकता है। फिर एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये इसने नोटिफाई किया है कि 20% डाई मिथाइल ईथर ब्लेंडिंग विथ एलपीजी। ठीक है। और फिर M15 M85, ये मेथनॉल 15% विद गैसोलीन, यही है ना? M15 M85 M100 ये ब्लेंड्स। हाँ वही है, ब्लेंड की कैटेगरीज हैं कि कितना ब्लेंड हो रहा है। हाँ, तो ये M15 M85 M100 ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ये निकाला है। ठीक है। बाकी ठीक है। एक देखो, असम का जो वो असम पेट्रोकेमिकल्स ने लॉन्च किया है एशिया का फर्स्ट कैनिस्टर बेस्ड मेथनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम। ठीक है। तो एशिया का ये पहला है मेथनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम। बस हो गया। और क्लीन एनर्जी रिसर्च इनिशिएटिव ये किसका है? ठीक है, ये नीति आयोग का है। ठीक है। और इसे फंड कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यही क्लीन टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन उससे ही रिलेटेड। ठीक है। और ये बता दो, वही ये वाला, हाँ ये वाला एजेंसी जो पढ़ा, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या ये? Yes, स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए। but BIS statutory body है। कौन सी BIS एक्ट? स्टैट्यूटरी बॉडी। एक्ट नहीं पता, बट बॉडी तो है। हाँ पूरा तो कंजर्वेशन एक्ट बी क्या? नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन थी यार, वो टोटली डिफरेंट चीज है। उसके नीचे तो BEE आया है। ये हॉलमार्क वगैरह करता है ना, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के नीचे नहीं आना चाहिए। ये अपने आप में ही एक एक्ट बनाया है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट करके। ठीक है, 2016 का एक्ट है, उसके अंदर ये इसको नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी बना दिया गया है। ठीक है। सो ये हॉलमार्क जो हम लोग देखते हैं ज्वेलरीज वगैरह का, वो सब निकालता है ये। ठीक है, तो क्या रखना। हो गया ना? देन हाँ हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया। फिर क्या नीति ये आप रीड करोगे या क्या?
मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंजन 10 नॉक कब होता है? जब फ्यूल का कंबशन बराबर नहीं हो। तो ये कंबशन को लेकर एक नंबर आता है, उस नंबर का नाम क्या है? जितना ऑक्टेन ज्यादा नंबर कहना चाह रहे हो क्या? हाँ ऑक्टेन नंबर? हाँ ऑक्टेन। हाँ, तो और ऑक्टेन नंबर केवल पेट्रोल व्हीकल्स के लिए होता है। डीजल व्हीकल्स के लिए क्या नंबर होता है? E10। करेक्ट, C10 नंबर होता है, तो याद रखना चीज। और नेक्स्ट कोई और रीड करेगा क्या? इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया। प्रसाद सर, आप कर दीजिए ये वाला। सर थोड़ा 5 मिनट डिनर चल रहा था। कोई नीति में आप कर दोगे? नेक्स्ट मैं कर देता हूँ। अच्छा मैं कर देती हूँ। ठीक है। हाँ प्लीज। तो यहाँ बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो टारगेट एडवांस कर लिया है। जो पहले 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग थी पेट्रोल में, वो 2030 थी, तो अब उसे एडवांस करके 2025 कर दिया है। ठीक है, तो ये अपना इन्होंने मतलब एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट भी आई है ऑन रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया बाय 2025। तो इसमें है ग्रेजुअल रोल आउट ऑफ एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल टू अचीव एथेनॉल ऑफ 10% फ्यूल सप्लाई बाय अप्रैल 22। ठीक है, तो 10% अप्रैल 22 तक करना था, लेकिन अभी करेंटली आई थिंक 8.5% था पिछले साल, पता नहीं अभी करेंटली नहीं पता है। तो शायद ये 10% वाला हमने मतलब थोड़ा कुछ रह गया था। फिर वही 20% जो करना था 2030 को, उसको आगे कर दिया है 2025 तक। ठीक है, फिर ये नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है 2018, तो ये 20% ब्लेंडिंग वही एथेनॉल का पेट्रोल में और 5% ब्लेंडिंग है बायोडीजल का डीजल में बाय 2030। ठीक है, तो बायोडीजल का तो वही मतलब डीजल का तो वही रखा है 2030 ही आई थिंक। इसका बढ़ा दिया है और इसका आगे कर दिया है ना। हाँ करेक्ट, डीजल का उतना ही है, पेट्रोल का थोड़ा प्रीपोन कर दिया है। हाँ, तो ठीक है, अ, ये तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है, ये 2018 में आया है, लेकिन जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम था वो कब आया था? ये आइडिया नहीं है, बता 2000 दो। 2003 में आया है। ठीक है, तो यहाँ इंडियाज बायोफ्यूल टाइमलाइन जो है ना वहाँ दिया हुआ है। तो मिनिस्ट्री थी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ओब्वियसली। ठीक है, तो ये टाइमलाइन देख लेना कि कब कब क्या क्या हुआ है। फिर ये इसने रेकमेंड किया है कि व्हीकल जो कंपैटिबल होंगे जो ब्लेंडेड एथेनॉल हम लोग यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके लिए हमने इंजन वो E10 इंजन ट्यून्ड व्हीकल्स ये अप्रैल 2023 से, और फिर प्रोडक्शन ऑफ E20 ट्यून्ड इंजन व्हीकल्स अप्रैल 2025 से ये स्टार्ट करना है। फिर जो एथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटीज है तो वो भी बढ़ाना है, और उनके लिए जो प्लान्स है वो भी सेटअप करना है हमें। तो ये व्हाट इज, हाँ, तो एक पीएम जीवन है, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। तो इसके बारे में कोई बता सकता है? ये ना आई थिंक जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल का ड्रॉबैक था ना कि हम खाना यूज कर रहे हैं, वो फूड वर्सेस फ्यूल वाला डिबेट, तो उसको टैकल करने के लिए ये लेके आए थे कि आप यहाँ पे सेकेंड जनरेशन का बायोफ्यूल यूज मतलब उससे प्रोडक्शन हम लोग करेंगे फर्स्ट जनरेशन छोड़ के। तो उसके अंडर ये 12 कमर्शियल जट्रोफा प्लांट। जट्रोफा जैसी क्रॉप्स हो गई ना, जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं, उनको हाँ ऐसे एरिया में उगाएंगे जहाँ पे ऑलरेडी एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, बैरन लैंड है या फेलो लैंड है जहाँ पे कोई खेती नहीं हो रही या लैंड डिग्रेड हो रही है। तो वहां पे ये पौधे उगाकर एक तो लैंड को रिक्लेम कर लेंगे। ठीक है, कि वो उसका जो
डिग्रेडेशन हो रहा था वो रुक जाएगा और दूसरा उससे फ्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये ब्रॉडली ऑब्जेक्टिव था पीएमजी1 के अंडर। करेक्ट। तो ये है, तो जैव ईंधन बायोफ्यूल होता है। तो उसे जो हिंदी का वो इंग्लिश ट्रांसलेशन करो तो वो समझ में आ जाएगा वो प्रोग्राम क्या है। ठीक है। और फिर जो जेनरेशन वाइज होते हैं कि फर्स्ट जेनरेशन में जैसे प्रसाद ने बताया कि वो फूड क्रॉप जो होते हैं वो, तो सेकंड जेनरेशन, थर्ड जेनरेशन और फोर्थ जेनरेशन में क्या होता है, कोई बताएगा? तो सेकंड में हम लोग फूड क्रॉप के अलावा जो वेस्ट होता है वो यूज करते हैं ताकि मतलब फूड हम लोग खाने के लिए यूज करें बेसिकली, एंड जो वेस्ट है उससे हम बायोफ्यूल बनाएं। थर्ड इज अल्गी बेस्ड एंड फोर्थ इज जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स है या फिर स्पीशीज है उनसे हम बायोफ्यूल बनाएंगे। ठीक है, तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है चारों में। फोर्थ जेनरेशन जो एडवांस्ड बायोकेमिस्ट्री का यूज करके जो हम फ्यूल बनाएंगे। और फोर्थ में एक और चीज है कि हम एनर्जी प्रोडक्शन के साथ साथ हम कार्बन भी सिक्वेस्ट्रेशन की कोशिश करते हैं। एवरी स्टेप में हम कार्बन कैप्चर करके स्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो फोर्थ उस एंगल से मतलब ज्यादा एडवांस हो जाता है। ठीक है, पहले 1 2 3 स्टेप्स में हम सिर्फ प्रोडक्शन की बात करते हैं एनर्जी, फोर्थ में हम लोग कार्बन कैप्चर की भी बात करते हैं। सर आप कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ ठीक है, तो प्रसाद सर ने बहुत अच्छे से बता दिया सारे जनरेशन। और ठीक है, तो जैसे बतलाया कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास जो सरप्लस राइस थी उसका भी यूज कर रहे थे, तो ये सब चीजें बंद करने के लिए तो सेकेंड फर्स्ट जेनरेशन स्किप करके सेकेंड जेनरेशन का वो करना है, यूज करना है। ठीक है, बस हो गया ना? इसमें और कुछ है क्या? अभी हम सरप्लस हाँ यूज कर सकते हैं ना, सरप्लस फूड ग्रेन्स। हाँ, अभी कोविड के अंदर चालू कर दिया था। पहले वो अ, जो अल्कोहल चाहिए थी ना वो सैनिटाइजर बनाने के लिए, वो उसके बाद थोड़ा गवर्नमेंट का पुश ये है जो भी एक्सेस है उसको डिस्टिलरीज को दे दो ताकि प्राइस भी सस्टेन रहे, क्योंकि एक्सेस प्राइस हो जाता था तो फिर वो प्राइस भी उसका गिर जाता था बिल्कुल ही, राइस वगैरह का या फूड क्रॉप्स का। तो उसके मतलब ये तो बायोफ्यूल पॉलिसी में था ना 2018 में कि आप डैमेज्ड फूड ग्रेन्स और सरप्लस फूड ग्रेन्स भी यूज कर सकते हो। उसके लिए अप्रूवल लगता है, तो अप्रूवल किसका लगता है? कौन सी कमेटी होती है, कौन लीड करता है उसे? कैबिनेट कमेटी है क्या इकोनॉमिक अफेयर्स का? नहीं 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 नहीं, ऐसी टाइम पास कमेटी है, कैबिनेट नहीं है। तो नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है जिसका चेयरपर्सन होता है पेट्रोलियम मिनिस्टर। तो उनसे परमिशन लेनी पड़ती है बिफोर यूजिंग सरप्लस फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो उनका अप्रूवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थोड़ा याद रखना कि एनवायरमेंट मिनिस्टर लीड करता है एंड कमेटी का नाम है नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। ओके। हाँ, तो कंटिन्यू करे क्या? हाँ हाँ। करो। हाँ ठीक है, तो ये मास एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर E12 एंड E15 फ्यूल्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का है। और ये वही 12% इथेनॉल विद गैसोलीन और 15% इथेनॉल विद गैसोलीन फ्यूल्स आर नोटिफाइड अंडर सेंट्रल मोटर व्हीकल 25th अमेंडमेंट रूल्स 2021। ठीक है, तो इसके इनके अकॉर्डिंग मोटर व्हीकल्स जो इन सबसे कॉम्प्लायंट हो उनका मतलब वो भी मैन्युफैक्चर करना है। ठीक है, और ये हमने देख लिया एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। और गवर्नमेंट इशूज एडवाइजरी टू कार मेकर्स टू इंट्रोड्यूस फ्लेक्स फ्यूल इंजिन्स इन व्हीकल्स।
ठीक है। तो 6 महीने का टाइम दिया है इंट्रोड्यूस करने के लिए फ्लेक्स फ्यूल्स व्हीकल का, और जो एथेनॉल और गैसोलीन का जो मिक्सचर है वो एज फ्यूचर इंजन वो यूज करने का। ठीक है। और यहाँ दिया हुआ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ व्हीकल्स दैट कुड रन बोथ ऑन गैसोलीन एंड ब्लेंडेड पेट्रोल विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ एथेनॉल ब्लेंड्स। ठीक है। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं एज पर फ्यूल। तो एक मोनो फ्यूल व्हीकल है जो नेचुरल गैस के लिए डेडिकेटेड है और जो बस उसी से ऑपरेट होगी। ठीक है। और दूसरा है बायोफ्यूल व्हीकल जिसमें 2 इंडिपेंडेंट फ्यूल काम करेंगे। आई थिंक ये सेपरेटली काम करेंगे, मतलब इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, लेकिन साइमल्टेनियस यूज किया जा सकता है। ठीक है। और तीसरा है जैसे फ्लेक्स। जैसे हाँ, जैसे हमारे नॉर्मल गाड़ी होती है ना, सीएनजी वाली गाड़ी, तो कभी भी सीएनजी वाली गाड़ी के अंदर सिर्फ सीएनजी नहीं होता, उसके अंदर पेट्रोल भी होता है। पेट्रोल से वो स्टार्ट होती है और फिर वो चलती सीएनजी पे, तो वो बायोफ्यूल का एक एग्जांपल हो गया कि गाड़ी का इंजन 2 फ्यूल्स पे चल सकता है, लेकिन वो दोनों फ्यूल्स के लिए अलग अलग सिस्टम रहेगा। ठीक है। मोनोफ्यूल तो जो जनरली हम लोग गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, जनरल पेट्रोल की होगी या डीजल की होगी, तो वो एक ही फ्यूल पे चलती है। ठीक है। बायोफ्यूल पता लग गया जहाँ पे भी सीएनजी आ गया और पेट्रोल या डीजल का मिक्सचर होता है, जनरली पेट्रोल ही होता है। और अब जो है वो हम फ्लेक्स फ्यूल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारा जो पेट्रोल के अंदर या डीजल के अंदर कितना बायोडीजल मिला है या कितना बायो पेट्रोल मिला है या कितना इथेनॉल मिला है या कितना बायोडीजल मिला है, तो वो चिंता की जरूरत नहीं है। जितने भी अमाउंट का उसके अंदर मिक्सचर हो या कोई भी बनाया हो अलग अलग डिफरेंट फ्यूल्स का, तो वो चल जाएगा गाड़ी। तो ये ब्रॉड विजन है, क्योंकि अभी बायोडीजल में हम 20% की बात कर रहे हैं, हो सकता है हम आगे 30% की बात करें या पूरा ही बायोडीजल की ही बात कर दें। तो उस सेंस में हमें पता होना चाहिए कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी गाड़ी इस तरीके की बनी है कि वो चल जाएगी। अदरवाइज जैसा पहले बताया था कि इथेनॉल डालने से व्हीकल करोड़ हो जाता है, खराब हो जाता है जल्दी, तो वो फ्लेक्स फ्यूल के साथ दिक्कत नहीं होगी, वो चल जाएगा उस फ्यूल में भी। ठीक है। तो ये ब्रॉड डिफरेंस है। ठीक है। तो नेक्स्ट। सॉरी तो कसावा है, इसे तपियोका भी कहते हैं। तो ये साउथ इंडिया का एक इम्पोर्टेंट फूड आइटम है। ठीक है। तो आईकार जो है, सॉरी, उसका जो सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने कसावा को बोला है कि ये एक प्रॉमिसिंग रॉ मटेरियल है फॉर बायो एथेनॉल प्रोडक्शन। ठीक है। तो ये हमें हेल्प करेगा जो हमारा एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम है उसके लिए। तो कसावा के बारे में है। तो ये सॉरी संजय, एक बार कंटिन्यू कर सकते हो क्या? तो कसावा जो है वो एक स्टार्च फूड है। स्टार्च मतलब कि उसमें शुगर से बना है, जैसे आलू होता है ना, आलू, तो आलू एक स्टार्च है, उसी टाइप का ही कसावा होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, कसावा ऑल्दो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया में भी प्रोड्यूस हो रहा है, बट इट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से ही इंडिया में आया है, इनफैक्ट आलू भी वहीं से आया है। तो समझ सकते हो कि ये सब रूट्स जो है वो साउथ अमेरिका से रिलेटेड है। सो इट्स अ स्टार्च विद इट्स यूनिक physiochemical and functional property, finds extensive application in food and industrial sector. The agriculture residue of cassava such as peels, stems, leaves are potential stock for 2G bioethanol production. तो मेजर प्रोडक्शन तमिलनाडु में होती है, फॉलोड बाय केरला। तो याद रखना, कसावा इज नॉट अ नेटिव फ्रूट टू इंडिया, इट बिलोंग्स टू साउथ अमेरिका एंड वहां से ये इंडिया के अंदर आया है। ठीक है। और स्टार्च है, तो स्टार्च से इजीली हम लोग बहुत इजीली इथेनॉल बन सकता है, क्योंकि शुगर जो होती है, शुगर को आप इजीली ब्रेक डाउन करोगे तो स्टार्च वो इथेनॉल या मिथेनॉल जो भी बनानी वो इजीली बन जाएगा। ठीक है। तो उस सेंस में सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने आइडेंटिफाई किया है कसावा को एज अ प्रॉमिसिंग रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग इथेनॉल। ठीक है। तो इतना ही था। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल। ठीक है।
तो अभी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हैज किक्ड ऑफ द सप्लाई ऑफ डीजल दैट इज ब्लेंडेड विद बायोडीजल मेड फ्रॉम कुकिंग ऑयल, ठीक है। सो जनरली कुकिंग ऑयल जो होता है, मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स, आप मतलब लो क्वालिटी रेस्टोरेंट्स पे जाओगे ना, छोटे मोटे गली में जो खुले में, तो वो क्या करते हैं, एक ही तेल को सुबह शाम तलते रहते हैं, उसी के अंदर समोसा कर देंगे, उसी में ब्रेड पकौड़ा कर देंगे, उसमें कुछ और कर देंगे, पूरे दिन तलते रहेंगे उसको। लेकिन कुकिंग ऑयल की एक लिमिट होती है जहां तक उसको यूज करना चाहिए। बार बार फ्राइंग करने से, बार बार उसको हीट करने से इट इज नॉट वेरी हेल्दी फॉर अस, ठीक है। ट्रांस फैट बनने लगते हैं उसके अंदर, सैचुरेटेड फैट्स बनने लगते हैं, विच बेसिकली इंक्रीजेस द बैड कोलेस्ट्रॉल। तो कोई बता सकता है बैड कोलेस्ट्रॉल का और नाम क्या होता है, थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म में नेम क्या होता है बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए? एनीवन? LDL. हाँ, करेक्ट। सो द टर्म यूज फॉर दैट इज LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो दिस इज बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। मतलब ये चीज याद रखना, ऐसा नहीं कि कोलेस्ट्रॉल इज बैड फॉर अस, गुड कोलेस्ट्रॉल इज गुड फॉर अस, बैड कोलेस्ट्रॉल इज बैड फॉर अस। बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आर्टरीज में जम जाता है एंड धीरे धीरे क्लॉग कर देता है आर्टरीज को, which result in basically blockage of veins and ultimately resulting in heart arrest or heart attack, ठीक है। So ये चीज याद रखना। So used cooking oil are basically oils and fats that have been used for cooking, ठीक है। एंड मल्टीपल बार उसको फ्राइंग करते हैं या यूज करते हैं तो फिर उसमें ये ट्रांस फैट का जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सो बेनिफिट्स क्या है बायोडीजल बनाने के? तो प्रिवेंट पीपल फ्रॉम सीरियस एलिमेंट सच एज हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्यों होता है? क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ओबेसिटी बढ़ाता है, और भी अलग अलग टाइप की बीमारियां लाइक अल्जाइमर, लिवर डिजीज एक्सेट्रा, तो ये सबको प्रमोट करता है। तो ये खत्म होंगे एक तो, क्योंकि अब लोगों को बार बार वो यूज कुकिंग ऑयल के बने हुए प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, यूको व्हेन डिस्कार्डेड विदाउट एनी ट्रीटमेंट क्लॉग ड्रेन सिस्टम। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूट्स टू द नीड ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि हम लोग जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है उसको नालियों में डंप करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। तो उसके भी अपने नुकसान है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्लज क्रिएट कर देता है, मतलब बहुत ज्यादा ग्रीसी हो जाएगा फिर वो, ठीक है। तो उस सेंस में हम लोग उसे डीजल में यूज कर सकते हैं। तो डीजल से वो सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट हो जाएगा, यानी एक स्टेज का वेस्ट दूसरे स्टेज के रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होगा। दिस इज व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी, दैट नथिंग इज वेस्टेड इन द एंटायर इकोनॉमी। सो ये है इसके अंदर, ठीक है। और बायोडीजल बनाएंगे तो बायोडिग्रेडेबल भी होगा और कंप्लीटली नॉन टॉक्सिक होगा, मतलब उसमें से कोई पॉल्यूटेंट्स नहीं निकलेंगे जो जनरली हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे एलमंड हो गया, एलमंड सीड से एक्सट्रैक्ट किया हमने, क्रूड वेजिटेबल ऑयल बनाया, उससे फिर रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल बनाया, ठीक है। फिर उसमें ट्रांस एस्टरिफिकेशन करा, ट्रांस एस्टरिफिकेशन मतलब अल्कोहल उसके अंदर जोड़ा एंड उसमें बायोडीजल बनाया। बायोडीजल से हमने गाड़ी चलाई, गाड़ी से फिर बाय प्रोडक्ट जो था, अब पॉल्यूटेंट्स नहीं निकलेंगे, अब CO2 जो है बाय प्रोडक्ट निकलेगा, फिर ये CO2 जो है ये वापस प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरह से सर्कुलर इकोनॉमी का जो आइडिया है वो अचीव कर सकते हैं बायोडीजल के थ्रू, ठीक है। सो इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए? तो इन 2019 मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड स्टील along with health, family welfare, science and tech and earth sciences initiated expression for interest of procurement of biodiesel produced from यूको, यूज्ड कुकिंग ऑयल, ठीक है। सो ये था। तो अंडर दिस इनिशिएटिव OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो जितने भी हमारे भारत पेट्रोलियम हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, ONGC हो गया, तो ये सब जो है ये ऑफर पीरियोडिकल इंक्रीमेंटल गारंटी फॉर 5 years एंड एक्सटेंड ऑफ टेक गारंटीज फॉर 10 years फॉर प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो ये एंटरप्रेन्योर्स को बेसिकली गारंटीड एग्रीमेंट देंगे जिसके अंदर वो परचेज करेंगे उनसे ये यूज कुकिंग ऑयल से बना बायोडीजल, ठीक है। तो कोई एंटरप्रेन्योर हो तो वो ये काम कर सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, बायोफ्यूल पॉलिसी भी है हमारा, उसके अंदर हमारा टारगेट है बायोडीजल बनाने का, तो वहां पे भी यूज आ सकता है। नेक्स्ट, FSSAI इन एसोसिएशन विद बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इंडिया लॉन्च रीपर्पस यूज कुकिंग ऑयल प्रोजेक्ट, रूको, ठीक है। तो यहाँ पे बस UCO जो हम अपनी देर देख रहे थे, यूज कुकिंग ऑयल, उसके आगे रीपर्पस लगा दिया एंड FSSAI का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो बायोडीजल बनाने का, ठीक है। सो ये याद रख सकते हो।
सो कुछ इश्यूज क्या है रूको के साथ, रीयूज पर्पस कुकिंग ऑयल के साथ, देयर इज नो एस्टेब्लिश चेन ऑफ कलेक्शन फॉर यूको, ठीक है। मतलब पहले हमें जगह जगह से लोगों से कलेक्शन करने के लिए कलेक्शन एजेंट बनाने पड़ेंगे। तो अभी कोई ऐसा एग्जिस्टिंग सिस्टम नहीं है कि आपके गली के बाहर जो हलवाई है आप उससे किसी तरीके से ये प्रोक्योर करके ले आओ और फिर बना दो। तो सप्लाई चेन नहीं है, ठीक है। जैसे शार्क टैंक में बोलता है ना कि आपका सप्लाई चेन क्या है, लॉजिस्टिक्स कैसे आप मैनेज करते हो, तो अभी कोई लॉजिस्टिक है ही नहीं इस पूरी चेन के अंदर, ठीक है। सो वो एक इश्यू है। दूसरा इम्प्योरिटी रहती है, तो वो तेल के अंदर वो सब कुछ तल देता है, बार बार तलने से उसमें फैटी एसिड, वाटर, कुछ सूट कंटेंट वो सब उसमें ऐड हो जाता है, तो वो एक दिक्कत है, ठीक है। सो ये कुछ इश्यूज है। Next, Ruko Sticker and mobile phone application was launched for the collection of used cooking oil to ensure that it does not come back to ecosystem. ठीक है, तो इसके लिए ऐप वगैरह, स्टिकर वगैरह वो सब बनाए गए थे, ठीक है। सो ये था यूज कुकिंग ऑयल के बारे में। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या इसमें? ठीक है, देन नेक्स्ट पे चलें। प्रसाद सर आप रीड करोगे क्या? हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ रीड। तो ये नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन है। Recently, a blueprint for the National Coal Gasification Mission was prepared by Union Coal Ministry. ठीक है, तो जो अभी सिनगैस का बात चल रहा था हमारा लास्ट टू लास्ट आर्टिकल में, तो कोल गैसिफिकेशन वही होता है, ठीक है। The government aims to achieve gasification of 100 million ton of coal by 2030. तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बजट में भी कोल सिनगैस के बारे में मेंशन था, क्योंकि 4 जगह पे शायद प्रोजेक्ट्स मिनिस्ट्री लॉन्च कर रहा है इस बार, तो उस सेंस में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 100 मिलियन टन प्रोड्यूस करना है, मतलब कोल गैसिफाई करना है बाय 2030, ठीक है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट मिशन डॉक्यूमेंट हैज बीन रिलीज्ड। अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, in order to take ahead the vision of 100 million ton coal gasification by 2030, Ministry of Coal has chalked out implementation strategy which includes mapping of gasification potential, ठीक है, कहाँ पे कौन से कोल फील्ड से हम कितना गैस कर सकते हैं, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी which is suitable for various feedstock जैसे low ash coal mixed with peat coke and high ash coal, ठीक है। टेक्नोलॉजी हमें इंडियन आत्मनिर्भर भारत के लाइंस पे इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ सूटेबल बिजनेस मॉडल, ठीक है, तो सबको फायदा होना चाहिए, कॉर्पोरेट को भी, गवर्नमेंट को भी, ठीक है, तो उस सेंस में बिजनेस मॉडल वैसा चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर एंड प्रोडक्ट्स, बेचना पड़ेगा तो मतलब पैसा चाहिए तो बेचना पड़ेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चाहिए। पॉलिसी सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन विद वेरियस स्टेक होल्डिंग मिनिस्ट्रीज, ठीक है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है, तो उस सेंस में कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। Then providing quantifiable targets for various companies and monitoring the implementation activities, ठीक है। तो ये बेसिक सा स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है आई गेस, तो थोड़ा हाँ ऊपर वाला एक बार वो इन्फोग्राफिक चार्ट देख लेते हैं उसमें क्या है, फिर हम कोल गैसिफिकेशन के बारे में देखते हैं। संजय आप थोड़ा वो ऊपर करो ना, बॉक्स में ऊपर, नहीं ऊपर वाला बॉक्स, राइट साइड में एक बॉक्स था, हाँ। तो इंडियाज इनिशिएटिव्स फॉर कोल गैसिफिकेशन, अब तक हमने क्या करा। मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज क्रिएटेड अ रिसोर्स ग्रुप ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस फॉर रिसर्च एक्टिविटीज रिलेटेड टू कोल गैसिफिकेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली अकेडमिया, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी सबका कॉम्बिनेशन करके एक रिसोर्स ग्रुप बनाया मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। Then Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) has developed a fluidized bed gasification technology suitable for high ash Indian coals to produce syngas and then convert syngas to methanol by 99% purity. ठीक है, तो इंडियन कोल का प्रॉब्लम तो सबको पता ही है कि हाई ऐश होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, बट कार्बन ही कम है उसमें। तो उसको टैकल करने के लिए मतलब उस सेंस में हम उस कोल को सिनगैस में कन्वर्ट करें एंड देन सिनगैस को मिथेनॉल में कन्वर्ट करें, इसलिए बेल ने टेक्नोलॉजी लेके आया, ठीक है। तो इसमें 99% प्योर गैस बनेगा, तो 99% याद रखना। Jindal Steel and Power Limited has installed world's first DRI plant based on coal gasification technology by using domestic coal, which is already operating in Angul district of Orissa for steel making.
तो ठीक है, ये DRI किसी को पता है क्या है DRI प्लांट? ठीक है, फिर कोल गैसिफिकेशन के बारे में देखते हैं नीचे प्रोसेस क्या होता है। DRI जो है डायरेक्ट रिड्यूस आयरन प्रोडक्शन प्लांट होता है। आयरन ओर को रिड्यूस करते हैं गैसेस के थ्रू। अच्छा, ओके, तो वर्ल्ड्स फर्स्ट DRI बेस्ड ऑन कोल गैसिफिकेशन। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी पहली बार यूज कर रहे हैं कोल गैसिफिकेशन का DRI प्लांट। ठीक है, तो जिंदाल स्टील याद रखना, कोई मिनिस्ट्री का नाम दे देगा यहाँ पे, या कोई PSU का नाम दे देगा, UPSC। तो about coal gasification. Now, coal gasification is the process of converting coal into synthetic gas, which is also known as syngas, which is a mixture of H2, CO and CO2. ठीक है, तो coal मतलब coal को हम syngas में convert कर रहे हैं, syngas जो कि mixture है H2, CO and CO2 का। ठीक है, the syngas technology allows conversion of non-mineable coal or lignite into combustible gases through in situ gasification of the material। ठीक है, तो प्रोसेस वहीं पे होगी, in situ gasification, conversion of non-mineable। हाँ ठीक है। Now coal gasification is considered as cleaner option compared to burning of coal। तो obviously ये clean होगा क्योंकि बाई प्रोडक्ट्स के ज्यादा सेफ है देन बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, कोल से तो दुनिया खराब कर दिया हम लोगों ने, तो उसके लिए अभी ये कोल गैसिफिकेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। नाउ कोल गैसिफिकेशन प्रोडक्ट्स, तो सोर्स क्या होता है? बिटुमिनस कोल, जो कि हाई ग्रेडेड कार्बन जिसमें होता है, कंपाउंड्स, प्रीकर्सर, डेरिवेटिव्स, हाइड्रोजन में प्रोडक्ट है, रिफाइनरी प्रोसेसेस, अमोनिया, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कंपाउंड है तो एसिटिक एसिड, केमिकल फीडस्टॉक। ठीक है, तो मिथेनॉल, डाइज, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, चॉक, सीमेंट्स, ग्लूस। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोडक्ट्स है कोल गैसिफिकेशन के। तो कुछ ऐड करना है संजय इसमें, या ठीक है? मतलब देख लेना, ये कई बार पूछ लेता है कि कौन कौन से केमिकल इसमें मिलते हैं। आई गेस पेट्रोलियम फॉर्मल्डिहाइड एक दो बार पूछा हुआ है कि शायद अंडरग्राउंड वाटर में से फॉर्मल्डिहाइड पॉल्यूटेंट मिलता है कि नहीं मिलता, इस टाइप से तो पता होने चाहिए कि पॉल्यूटेंट कहाँ है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एक दो बार पूछा है यूपीएससी में। ठीक है, बाकी करेक्ट, ये देख थोड़ा लेना। कोर थीम सा हो जाता है फिर कि कौन कहाँ से निकलता है। फॉर्मल्डिहाइड हम लोग कहाँ यूज करते हैं वैसे, कि अगर केमिस्ट्री का स्टूडेंट है तो? फॉर्मलिन, हाँ फॉर्मलिन जो होता है वो जनरली प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और जो स्पेसिमेंस होते हैं ना बायो लैब में। करेक्ट। और हाँ, ये अभी पॉल्यूटेंट कई ना माल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, तो मछलियों को वो उसको सड़ने से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड में डाल के रख देते हैं। तो वो महीनों महीनों पड़ी रहती है, और फिर वो डाल देते हैं लोगों को खाने के लिए। तो उनको तो लगता है कि उन्होंने फिश को बचा लिया है, मतलब फिश को प्रिजर्व कर लिया, लेकिन एक्चुअली में वो केमिकल जो है वो इंसानों के अंदर डाल रहे हैं, तो वो डेंजरस है। एक मान करेक्ट, तो लैब्स में हम देखते हैं ना, वो बोतल के अंदर लिक्विड होता है जिसमें वो तैरते रहते हैं सब, तो वो फॉर्मल्डिहाइड लिक्विड है। तो उस सेंस में वो वाला MCQ सॉल्व होता था जो अभी संजय ने बताया ना, कि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन वाला। तो उसमें ये ऑप्शन अगर आप निकालते थे फॉर्मल्डिहाइड, तो आपको सीधा आंसर आ रहा था। तो उस सेंस में ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सा कहाँ से निकल रहा है। इथिलीन निकल रहा है स्टाइरीन से। स्टाइरीन मतलब स्टाइरीन गैस जो अभी कहाँ पे होता है? साउथ में, तमिलनाडु में होता क्या, LG के स्टोर में, वहां से स्टाइरीन गैस लीक हुआ था शायद। ठीक है, आंध्र देन प्रदेश में। विश नहीं नहीं विशाखापट्टनम में हुआ था, मतलब आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम था, एलजी पॉलीमर्स, तो उसमें से रिलीज हुआ करेक्ट था। करेक्ट, तो उसमें वो अगेन वो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल एंड दूसरा कौन सा था? एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। करेक्ट। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ऊपर वाला चार्ट। देन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। Ministry of Power and New Renewable Energy discusses draft policy on energy and storage system. Ministry of Power and
अलग है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अलग है ना, दो मिनिस्ट्री अलग है ना शायद ये। हाँ अलग 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 है। है। correct। तो ऊपर जो बात हुई थी ना संजय, मैंने जब सेशन ज्वाइन करा ग्रीन डे अहेड मार्केट वाला, वो शायद न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर है। आपने मिनिस्ट्री ऑफ पावर बोला था आई गेस। वो शायद पावर के अंडर ही है। अरे हमने अभी टेस्ट सॉल्व करा ना, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल पढ़ा यार मैंने, और यहाँ पे पावर दिखा रहा है और गूगल पे दोनों दिखा रहा है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी हैज लॉन्च्ड दिस थिंग। तो ये पक्का दो अलग मिनिस्ट्रीज है ना। तो हाँ दो, ये ये पक्का दो में अलग मिनिस्ट्री है। एंड एक बार इसका मैं चेक कर लूंगा ग्रीन डे एड का, क्योंकि मैंने पहले हाँ। भी पढ़ा था तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ही पढ़ा था। बाकी एक बार और मैं चेक कर लूंगा ऐसा कुछ है तो। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी डिस्कसेस ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी इज टू प्रमोट द क्रिएशन ऑफ स्टोरेज सिस्टम्स ऑन अ लार्ज स्केल अक्रॉस द वैल्यू चेन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ स्टोरेज सिस्टम, ठीक है, तो क्या स्टोर करना है? जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स थ्रू आउट द कंट्री। Objective of the policy is to promote the creation of storage systems on a large scale। ठीक है। तो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल के बारे में ये स्टोरेज सिस्टम के ऊपर ये पॉलिसी है। ठीक है। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की हाइलाइट्स क्या है? ESS shall be an integral part of the power system under Electricity Act. People may be free to set up standalone ESS। ठीक है। तो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम खुद भी बना सकते हो आप घर पे इन द सेंस। ठीक है। तो डेवलपर shall be granted interstate transmission connectivity। ठीक है। allowing them to sell and purchase power through any part of the country। हाँ, ये तो अभी अलाउ भी कर दिया कि आप कहीं पे भी बेच सकते हो आपकी एनर्जी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। Quantum of ESS included with around the clock renewable energy shall be counted as renewable purchase obligation for storage। ठीक है। तो renewable purchase obligation काफी बार न्यूज में आ रहा है आजकल। तो कोई ब्रीफली एक्सप्लेन करेगा रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन क्या है? क्या करना पड़ता है अंडर लॉ कंपनीज को जो प्रोड्यूसिंग पावर तो प्रोड्यूसिंग है? हाँ, तो रेन्यूएबल एनर्जी थोड़ा ल्यूक्रेटिव नहीं है उससे एनर्जी परचेज करना, क्योंकि एक तो राउंड द क्लॉक अवेलेबल नहीं है, दूसरा थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी रहती है। लेट्स से सोलर है तो अगर क्लाउडी डे हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी इनसे थोड़ा सा महंगा पड़ता है एज कम्पेयर टू कोल पावर प्लांट में वो इलेक्ट्रिसिटी काफी सस्ता पड़ेगा, तो लोग खरीद नहीं रहे थे रिन्यूएबल एनर्जी। तो उस चीज को इंसेंटिवाइज करने के लिए, एंड जो कंपनीज ने ऑलरेडी पैसा लगा दिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, तो उनको बचाए रखने के लिए फिर ये रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन ला दिया। तो इसके अंदर डिस्कॉम्स को मैंडेटरली एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट उनको सोर्स करना पड़ता है फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। तो वो है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। करेक्ट। और जो हमने अभी ग्रीन डे अहेड मार्केट देखा, तो उसमें भी आप मतलब आपके जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन जो टारगेट्स है वो ग्रीन डे अहेड मार्केट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। तो उस सेंस में ये वहां पे भी लिंक होता है। Now, transmission cost for renewable energy shall be waived both at the time of charging as well as at the time of selling the stored renewable energy। तो ये पॉलिसी में मेंशन है, बट देखेंगे आता है कि नहीं, कि ट्रांसमिशन कॉस्ट जो है एट द टाइम ऑफ चार्जिंग एज वेल एज एट द टाइम ऑफ सेलिंग जो है वो उसे माफ कर दिया जाए। ठीक है। Earlier, government launched national mission on transformative mobility and battery storage to promote ESS। ठीक है। तो ये मिशन कुछ आइडिया है मिशन के बारे में? ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज। ठीक है, जनरल सा ही लग रहा है ESS के बारे में। नाउ अबाउट एनर्जी वही स्टोरेज सिस्टम। कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ कि अम्ब्रेला स्कीम की तरह होगा, उसके नीचे बहुत सारे, जैसे अपना फेम आ जाता है ना, इलेक्ट्रिक सारे, और हाइब्रिड फिर व्हीकल्स। केमिस्ट्री
सेल, ये एसीसी बैटरी स्टोरेज, ये सारे प्रोग्राम्स इसके अंडर में आई थिंक। करेक्ट। तो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या होती है? एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स आर डिवाइसेस that enable energy from renewables like solar, wind to be stored and then released when customers need power most. ठीक है, तो स्टोर कर सकते हो आप रिन्यूएबल एनर्जी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो आप उसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो सोलार एनर्जी और विंड एनर्जी में क्या है हमारा रैंकिंग वर्ल्ड में प्रोडक्शन में? सोलार में 5th है और विंड में आई थिंक 4th है। उल्टा बोला क्या? नहीं, सही बोला है। सोलार में 5th है, विंड में 4th है। करेक्ट। ठीक है, तो की ग्रिड एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, तो बैटरीज, पंप, हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टोरेज, कंप्रेस्ड एनर्जी स्टोरेज, इन सब यहाँ पे आप एनर्जी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ वो नेट मीटरिंग वाला कॉन्सेप्ट जैसे हो गया है ना, बस उसमें हम अपनी जगह पे स्टोर कर देते हैं, यहाँ पे आपको स्टोरेज सिस्टम इरेक्ट करने पड़ेगी। नाउ नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल ACC बैटरी स्टोरेज, तो संजय सर क्या होता है एडवांस केमिस्ट्री सेल? अच्छा दिया है, advanced chemistry cells are the new generation storage technologies that can store electric energy either as electrochemical or as chemical energy and convert it back to electric energy as when required. अच्छा ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी एज इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर केमिकल एनर्जी, एंड उसे हम कन्वर्ट करेंगे देन बैक टू इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो काइंड ऑफ अ सेल है। तो अगेन ये PLI स्कीम अप्रूव्ड बाय कैबिनेट, तो PLI आजकल बहुत न्यूज में, 2-3 आई थिंक लास्ट 2 बजट से तो बहुत ही ज्यादा PLI, मतलब हर जगह पे PLI डाल रही है गवर्नमेंट, तो सेक्टर्स याद रखना। ये हाँ, ये नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल जो है, कौन सी मिनिस्ट्री या कौन सा वो देख रहे हैं इसको? किसके अंदर है? साइंस के अंदर है? कोई और गेस? मुझे मारोगे लेकिन मैं हैवी इंडस्ट्रीज बोल रही हूँ। नहीं, डायरेक्शन तो ठीक था, लेकिन एक्चुअली सही बोला आपने। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी एंड इंडस्ट्री और पब्लिक एंटरप्राइज है, बट इसके साथ साथ नीति आयोग भी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये याद रखना, हैवी इंडस्ट्रीज है प्लस नीति आयोग मिलके इसको स्पीयर हेड कर रहा है। ओके, तो आगे आगे बढ़ना है या कल के रख रहे हैं ये? वैसे ये डैम सेफ्टी बिल तो यार 3 साल से पढ़ रहे हैं, ये हाँ हर बार ये क्यों दे देता है पता नहीं। हर पिटी में दे देता है ये। अभी ये पास हो गया क्या? नहीं पास हुआ है अभी भी, राज्यसभा है नहीं बस पास किया है, तो पता नहीं इस बार भी देगा नहीं शायद, या फिर कुछ और आ जाए। क्या ही पता है। अच्छा